एक तरफ खेत में उगती फसल, दूसरी तरफ जमीन के अंदर छुपे खनिज और बीच में लॉजिस्टिक्स। क्या आप इन तीनों को एक साथ समझ सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज का क्विज यही चैलेंज आपको देने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर 1000 क्वेश्चन सीरीज डे 6। आज का क्विज थोड़ा खास है क्योंकि इसमें हम एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक, मिनरल्स और माइंस के बारे में पढ़ेंगे। पहली नजर में ये टॉपिक हमको थोड़ा अलग लग सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से जुड़ी हुई हैं। खेत में उगाई गई फसल, उसे स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने की प्रक्रिया, मिट्टी और पदार्थों की नेचर और जमीन के अंदर मिलने वाले मिनरल्स, ये सब एक कंप्लीट सिस्टम है। तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे और फिर आंसर करेंगे, क्योंकि जैसे कि हम कहते हैं सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग होना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के साथ शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, रोपण कृषि, बागबानी या गहन कृषि? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रोपण कृषि। रोपण कृषि को इंग्लिश में प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। प्लांटेशन एग्रीकल्चर में क्या होता है कि बहुत बड़े क्षेत्र में, बहुत लंबा चौड़ा जो क्षेत्र होता है, उसमें बागवानी की जाती है और इसमें उगाई जाने वाली फसल कौन कौन सी होती है? मुख्य रूप से चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, माना कि एक कॉमर्शियल फार्मिंग यानी कि व्यावसायिक खेती जो है वो की जाती है। इस खेती को करने के लिए आपको भारी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो इन्वेस्टमेंट भी उतना ही बड़ा चाहिए। इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपके पास अच्छी टेक्नोलॉजी के टूल होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास बड़े पैमाने में लेबर भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र होता है तो उतने बड़े क्षेत्र के लिए आपके पास उतना ही लेबर फोर्स होना आवश्यक होता है। चलिए, इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, सरसों, मोटा अनाज या कपास? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सरसों। सरसों जो है हमारी रबी फसल है। अगर आपने पिछला क्विज देखा है तो आप सभी जानते होंगे कि रबी फसलें कौन सी होती हैं। ठीक है, तो चावल जो है, देखो और ऑप्शन भी देख लेते हैं। चावल जो है हमारी खरीफ क्रॉप है। मोटा अनाज जो है वो भी खरीफ क्रॉप्स में आता है और कपास जो है वो भी हमारा खरीफ फसल में आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। ठीक है, भारत में सोयाबीन किसानों की मदद के लिए ई चौपाल, जिसे आमतौर पर सोया चौपाल प्रोग्राम कहा जाता है, किसके द्वारा की गई एक पहल है? ऑप्शन है आपके पास महाराष्ट्र सरकार, भारतीय स्टेट बैंक, मोनसेंटो या आईटीसी? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आईटीसी। आईटीसी लिमिटेड द्वारा शुरू की गई ये पहल जो है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीणों को इंटरनेट से जोड़ना है। सबसे पहले ग्रामीणों को इंटरनेट से जोड़ना, जिसके थ्रू जो ये अपनी फसल बेचते हैं, जिनमें बिचौलिए जो हैं, इनको बिचौलिए ज्यादा कीमतें यानी कि इनसे कम कीमतों पे लेकर मार्केट में ज्यादा कीमतों में बेचते हैं, ये जो प्रोसेस है इसको खत्म करना है। यानी कि डायरेक्ट आप इंटरनेट से जोड़ के इन्हें जो सही इनकी फसल की जो सही कीमत है वो दिलवा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। घास जैसे सभी प्रकार के पौधे जिनमें माणीदार खाद्य बीज होते हैं कहलाते हैं धान, अनाज, जेई या चारा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनाज। घास परिवार के वो सभी पौधे जिनमें छोटे और खाने योग्य बीज होते हैं उन्हें अनाज कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में धान की फसल के 3 मौसम पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके पास कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ब्रह्मपुत्र घाटी, तटीय केरल या तटवर्ती तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रह्मपुत्र घाटी। ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये इलाका है आपका पश्चिम बंगाल और असम वाला। ठीक है, बंगाल और असम वाला जो क्षेत्र है, बंगाल असम वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो है चावल की 3 किस्म पाई जाती हैं। उन 3 किस्मों का नाम क्या है? औस, अमन और बोरो। ठीक है, औस, अमन और बोरो। हालांकि और क्षेत्रों में भी चावल की अन्य फसलें उगाई जाती हैं, मतलब 1 या 2 टाइप की फसल आपको देखने के लिए मिल सकती है, लेकिन बड़े पैमाने में ब्रह्मपुत्र घाटी में ही 3 किस्म की फसलें जो है उगाई जाती हैं। विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ?
तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वितीय। यानी कि भारत का स्थान चावल उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पर है चाइना। ठीक है, चाइना। दूसरे नंबर पर इंडिया हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो कह रहा है उत्पादक नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चावल। देखो, आलू भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, गन्ना भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, गेहूं भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन चावल सबसे ज्यादा होता है आपका वेस्ट बंगाल में। ठीक है, चावल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? आपका वेस्ट बंगाल में होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, फसलें कहलाती हैं रबी, खरीफ, नकद या भोजन। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रबी फसलें। रबी फसलें जो है मार्च और अप्रैल के महीने में इनकी कटाई होती है। बुआई कब होती है? बुआई होती है इनकी अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कपास में स्टेम का उपयोग निम्न में से किसके प्रबंधन के लिए किया जाता है? छेदक, वॉलवॉर्म, चूसक कीट या रूट फीडर। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चूसक कीट। स्टेम जो है ये इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है चूसक कीटों के नाश के लिए। ठीक है, जो कपास में जो चूसक कीट लग जाते हैं उनको खत्म करने के लिए स्टेम जो प्रक्रिया है, स्टेम जो तकनीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें जो दवाई होती है वो पेड़ के, यानी कि जो पौधा होता है उसके स्टेम में डाली जाती है। ठीक है, स्टेम मतलब तने में डाली जाती है, जिससे क्या होता है जो दवा होती है वो इसमें अवशोषित हो जाती है, और जब कीड़े इसका रस चूसने लगते हैं तो वो उससे प्रभावित होते हैं। तो जो कीड़े होते हैं स्टेम जो प्रोसेस है इसके माध्यम से कंट्रोल में आ जाते हैं। अगला प्रश्न है एपीईडीए का विस्तृत रूप क्या है? यानी कि एपीईडीए का फुल फॉर्म पूछ रहा है वो। ऑप्शन है आपके पास डेयरी और सहयोगी उत्पादकों के निर्माता, कृषि उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण, प्रसंस्कृत खाद्य निर्यातकों की एसोसिएशन, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। तो इसका सही आंसर है आपका कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ये आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय स्थित है आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में इसका क्या है? मुख्यालय स्थित है। इसका मुख्य कार्य जो होता है वो क्या है कि भारत में जो कृषि उत्पादन है और जो प्रोसेस्ड फूड है, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड जो है उसका निर्यात जो है उसको बढ़ाने का काम एपीडा करती है। ठीक है, प्रोसेस्ड फूड और जो कृषि उत्पादन है, यानी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उनको एक्सपोर्ट करने का जो काम है वो एपीडा का है। ठीक है, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करने का काम। किसानों को लाभ पहुंचाने हेतु कृषि उपज के सहकारी विपणन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से किस को स्थापित किया गया था? नाफेड, एफसीआई, नाबार्ड या नवधान्य। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाफेड। इसकी फुल फॉर्म है भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखनी है, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लेता है। एक बार और रिपीट कर लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। काकरापारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात या पंजाब। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गुजरात। ये मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा केंद्र है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो कि गुजरात में स्थित है, और ये तापी नदी के तट पर मौजूद है। ठीक है, तापी नदी के तट पर मौजूद है, तापी नदी के पास। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? अभ्रक, तांबा, थोरियम या यूरेनियम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थोरियम। मोनाजाइट रेत जो होती है उसमें थोरियम नाम का जो खनिज है वो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और इसके प्रचुर भंडार जो है भारत में केरल, तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका उपयोग जो है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस स्थल पर झारखंड में कोयला क्षेत्र स्थित है? कानपुर, रांची, झरिया या लोहरदगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि झरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में न्यूनमती स्थान निम्नलिखित में से किस उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास कपड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग, नमक उद्योग या पेट्रोलियम उद्योग। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है। ये न्यूनमती जो है ये स्थान आसाम, यह स्थान कहाँ? आसाम में स्थित है, ठीक है, असम राज्य में स्थित है। और ये इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की जो पहली तेल रिफाइनरी जो थी वो खोली गई थी, ठीक है, पहली तेल रिफाइनरी खोली गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2021 से 22 तक भारत में 1319 रिपोर्टेड खदानें हैं। इनमें से सबसे अधिक 263 खदानें किस राज्य में स्थित हैं? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाता है। 2021-22 के डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो 263 खदानें जो है वो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद नंबर आता है गुजरात का, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है आपका गुजरात। थर्ड नंबर पे आता है गुजरात में 147 जो है खदानें हैं। इसके बाद कर्नाटका में 132 खदानें हैं। और उड़ीसा, फिर आता है उड़ीसा का नंबर, उड़ीसा में आपकी 128 खदानें हैं। इसके बाद आता है आपका छत्तीसगढ़ का नंबर, ठीक है, छत्तीसगढ़ का नंबर, इसमें 114 खदानें हैं, ठीक है। तो प्रश्न आएगा कि सबसे ज्यादा खदानें किस राज्य में हैं? तो मध्य प्रदेश में है। निम्नलिखित में से किसे भूरा या ब्राउन कोयला भी कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, कोक या सब बिटुमिनस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लगभग 25 से 35% ही इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे जब हम जलाते हैं तो इसमें धुआं जो होता है बहुत ज्यादा अधिक निकलता है, जो कि स्वास्थ्य और पर्यावरण दोनों के लिए ही अच्छा नहीं होता। बात करें एंथ्रेसाइट की, तो एंथ्रासाइट जो है वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की जो मौजूदगी है वो लगभग 90% रहती है, ठीक है। तो इसका हमारा सही आंसर बी है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास राखी ग्रीन ग्रेनाइट, मैरी गोल्ड ग्रेनाइट, काला ग्रेनाइट या रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट जो है राजस्थान के जालौर जिले में पाया जाता है, ठीक है। और बात करें राखी ग्रीन ग्रेनाइट की, तो ये उदयपुर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोसा सिल्क जो एक भारतीय रेशम कीट एंथ्रिया माइलिटा के कोया से प्राप्त होता है, किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छत्तीसगढ़। कोसा सिल्क जो है एक भारतीय रेशम कीट एंथ्रिया माइकट से प्राप्त होता है, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस जो ये सिल्क है इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना कि इसको जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? ऑप्शन है आपके पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या राजस्थान। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान के सीकर जिले, जो सीकर जिला है, यहाँ से यूरेनियम के नए भंडार पाए गए हैं। लगभग यहाँ से 12 मिलियन टन यूरेनियम होने की संभावना मिली है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में कॉपर अयस्क का सबसे बड़ा भंडार या संसाधन है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या बिहार। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजस्थान। राजस्थान में लगभग तांबे के 52.25% जो है कुल तांबे के जो भंडार हैं ये पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आपसे पूछ रहा है कि 2020 की रिपोर्ट के अनुसार, लेकिन अगर हम हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार देखें तो इसका आंसर भी आपका राजस्थान ही है, ठीक है।
सबसे ज्यादा जो कॉपर के अयस्क पाए गए हैं वो राजस्थान से ही पाए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोलार सोने की खान किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका या केरल? तो इसका आंसर तो बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नाटका। ठीक है, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार गोल्ड फील्ड, जिसको KGF के नाम से भी जानते हैं। आप सभी ने KGF मूवी देखी होगी। ठीक है, तो ये जो KGF है यानी कि कोलार गोल्ड फील्ड है, ये कर्नाटका में स्थित है। इसे मिनी इंग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जो ब्रिटिश काल था, इस दौरान यहाँ से काफी सोने की जो है खुदाई की गई थी, यानी कि यहाँ से खनन हुआ था सोने का। तो यहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनरी लगवाई गई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसीलिए इसे मिनी इंग्लैंड भी कहा जाता है। इसको 2001 में बंद कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। क्यों? क्योंकि सोने की जो खनन था वो बहुत अधिक इस खदान से हो चुका था, तो यहाँ सोना खत्म हो गया था, तो इसलिए भारत सरकार ने इसे बंद कर दिया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है दिल्ली, राजहरा, कोरबा या उमरिया, राजनांदगांव? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली राजहरा। दिल्ली राजहरा जो है वो छत्तीसगढ़ की खदानों का सबसे बड़ा लौह अयस्क स्रोत है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर से भंडारण कम होने की वजह से अब नया जो क्षेत्र है वो कौन सा है? वो है राव घाट। राव घाट यानी कि यहाँ से खदाने बहुत ज्यादा, यहाँ से बहुत ज्यादा खनन होने के बाद जब यहाँ भंडारण कम हो गया, तो अब यहाँ राव घाट जो है एक नया क्षेत्र है जो कि लौह अयस्क प्रोवाइड करवाता है इन बड़ी बड़ी कंपनियों को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है आपके पास जस्ता, इस्पात, तांबा या एल्यूमिनियम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि तांबा यानी कि कॉपर। खेतड़ी परियोजना जो है वो तांबे के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग टेलीफोन, कंप्यूटर आदि का निर्माण करता है? सूचना प्रौद्योगिकी, इस्पात, एल्यूमिनियम या इलेक्ट्रॉनिक्स? देखो ये बहुत इजी आंसर है कि टेलीफोन, कंप्यूटर और अदर गैजेट्स जो होते हैं उनका निर्माण कौन कराता है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं ये सब, क्योंकि सूचना प्रौद्योगिकी के अंतर्गत कौन आते हैं? सॉफ्टवेयर यानी कि IT डिपार्टमेंट जो है वो सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आता है। सॉफ्टवेयर है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई अदर सेवाएं हैं, वो सब सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर आती हैं। इस्पात मतलब हो गया आपका लोहा, एल्यूमिनियम हो गया आपका एल्यूमिनियम, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? देखो अगर आपने पिछली वीडियोस ध्यान से देखी हैं तो ये कुद्रेमुख का क्वेश्चन जो है एक बार पहले भी आ चुका है। वो थोड़ा अलग टाइप से था, ये थोड़ा अलग टाइप से है। तो वो पूछ रहा है कि लौह अयस्क की महत्वपूर्ण खदान कुद्रेमुख है, वो कहां पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगर आपको याद है तो कुद्रेमुख को कन्नड़ भाषा में क्या कहा जाता है? घोड़े का मुख। ठीक है, घोड़े का मुख। ये जो खदान है, ये खदान अपने उच्च गुणवत्ता वाले मैग्नेटाइट लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कितने वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसरा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी? यानी कि कौन से वर्ष में पूछ रहा है कि जूट मिल, पहली जूट मिल जो है वो स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन है आपके पास 1847, 1855, 1879 या 1900? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1855 में जो है कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर रिसरा में पहली जूट मिल खोली गई थी। और ये जूट मिल किसके द्वारा खोली गई थी? जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। ठीक है, जॉर्ज ऑकलैंड के द्वारा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा। वर्तमान में चीन जो है वो अग्रणी उत्पादक है सीमेंट का। ठीक है, भारत का नंबर कौन सा है? दूसरा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार दिसंबर 2018 तक
किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजस्थान। राजस्थान लगभग देश का 50% भंडारण करता है किस चीज का? तांबे का। लेकिन बात करें प्रोड्यूसर की, यानी कि कौन सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, तो मध्य प्रदेश जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इंडिया में तांबे का। फर्क समझ में आ रहा है कि किस राज्य में तांबे अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो भंडार सबसे बड़ा राजस्थान में है, लेकिन प्रोड्यूस सबसे ज्यादा कौन करता है? मध्य प्रदेश करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंडोनेशिया? तो वर्ष 2012 तक पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट का प्रोड्यूसर, सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है। वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? चीन, ब्राजील, मलेशिया या वियतनाम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चीन। 2014 तक के डाटा को अगर हम देखें तो चीन जो है विश्व में सबसे ज्यादा टिन प्रोड्यूस करने वाला देश है, ठीक है। और हाल ही के डाटा के अनुसार देखें तो भी चाइना ही सबसे ज्यादा विश्व में टिन का उत्पादन करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र किसका खनन ज्यादा होता है, मतलब इस क्षेत्र से? लोहा, एल्यूमिनियम, चांदी या तांबा? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तांबा। अभी हम पिछला क्वेश्चन करके आए थे जिसमें हमने खेतड़ी परियोजना के बारे में पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि खेतड़ी परियोजना किससे रिलेटेड है? तांबे से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। ए मत लगा देना, गलती मत कर देना, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जो है वो कच्ची धातु यानी कि ओर, जो कॉपर ओर होती है उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद नंबर आता है राजस्थान का और फिर झारखंड का, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? पुनः पूर्ति संसाधन मतलब रिन्यूएबल एनर्जी कौन कौन सी है? रिन्यूएबल यानी कि जो कभी खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? तो देखो पेट्रोल है, पेट्रोल क्या रिन्यूएबल रिसोर्स है? नहीं, क्योंकि पेट्रोल एक बार हमने यूज कर लिया तो वो फिर लाखों करोड़ों साल लगते हैं पेट्रोल को फिर से बनने में। जीवाश्म ईंधन तो नहीं, जीवाश्म ईंधन भी नहीं है, क्योंकि ये जीवाश्म से बनता है। जमीन के नीचे जब बहुत सालों, करोड़ों, लाखों वर्षों तक जब डेड बॉडीज नीचे दफन रहती हैं तो उससे फिर जो ईंधन प्राप्त होता है वो जीवाश्म ईंधन होता है, ठीक है। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी, सीएनजी, ठीक है। ये सब जो है ये जीवाश्म ईंधन ही होती है, ठीक है। इसके बाद आता है खनिज। खनिज में जैसे कोयला है, गोल्ड है आपका, ठीक है, यूरेनियम, थोरियम, ये सब खनिज है। तो ये जमीन के नीचे से प्राप्त होता है। एक बार आपने वहां से खनन कर लिया तो ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी नहीं है। सौर एवं पवन ऊर्जा ये हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। क्या कभी सूर्य की रोशनी खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या कभी हवा चलना बंद हो सकती है? नहीं हो सकता। तो ये रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं हमारे। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? महानदी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन या कावेरी बेसिन? तो इसका सही आंसर है आपका आंध्र प्रदेश का कृष्णा गोदावरी बेसिन जो है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के उत्पादन से जुड़ा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट यानी पटसन निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो इसका ऑप्शन है आपके पास असम, बिहार, पश्चिम बंगाल या आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेस्ट बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज्यादा निर्यात करता है किसका? जूट से बनी हुई वस्तुओं का, ठीक है। भारत दुनिया में सबसे बड़ा जूट का उत्पादक है। इंडिया जो है लीडिंग कंट्री है जूट प्रोडक्शन में, ठीक है। जूट प्रोडक्शन में सबसे लीडिंग कंट्री है इंडिया,
ठीक है। और इंडिया में बात करें तो पश्चिम बंगाल जो है वो लगभग 70 से 80% जूट जो है उसका प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जूट जो है उसका दूसरा नाम वो भी देख लो, जूट का दूसरा नाम होता है गोल्डन फाइबर। पूछ लेते हैं कभी कभी एग्जाम में, तो एक बार सुन के और दिमाग में रखने वाली चीज है गोल्डन फाइबर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? उर्वरक उद्योग, लौह इस्पात उद्योग, दवा रसायन उद्योग या रंग रोगन उद्योग? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लौह इस्पात उद्योग। वो पूछ रहा है कि सबसे अधिक पूंजी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कौन से वाले उद्योग में होता है? उर्वरक उद्योग यानी कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनमें, या आयरन एंड स्टील में, या दवा यानी कि मेडिसिन में, या रंग रोगन उद्योग में यानी कि कलरिंग जो बिजनेस होता है उसमें। तो इसका सही आंसर बी है, यानी कि आयरन एंड स्टील जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। अब आप पूछोगे कि क्यों होता है? क्योंकि जो है ये जो इंडस्ट्रीज होती हैं यानी कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो होती हैं, ठीक है, आयरन और स्टील इंडस्ट्री यानी कि लौह और इस्पात उद्योग जो होता है उसमें सबसे पहले आपको बड़ा क्षेत्र चाहिए, ठीक है, लार्ज लैंड चाहिए आपको कोई भी प्लांट लगाने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसके बाद आपको मशीनरीज जो होती हैं यानी कि जो मशीन इसमें यूज होती हैं वो भी बहुत भारी भारी होती हैं, तो उसमें भी कैपिटल यानी कि पूंजी जो होती है उसका निवेश बड़ी मात्रा में होता है, ठीक है। इसके बाद आपका लेबर जो हो गया वो भी आपको स्किल्ड लेबर चाहिए होता है ना। लेबर जो होता है आपको स्किल चाहिए होता है, या उसको स्किल देनी पड़ती है आपको, यानी कि पहले उसको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए सरकार को एक बड़ी मात्रा में जो है पूंजी निवेश करनी पड़ती है, यानी कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए इसमें सबसे ज्यादा पूंजी निवेश होती है। इसके अलावा जो होता है आयरन एंड स्टील जो है दूसरी जो कंपनी होती है या दूसरे जो बिजनेस होते हैं उनको उनका प्राइमरी मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, यानी कि जो प्राथमिक उनकी जो प्राथमिक जैसे मान लो गाड़ी बनानी है या रेफ्रिजरेटर बनाना है या कोई भी लोहे की चीज बनानी है, तो उसका सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या होगा या सबसे प्राइमरी जो मटेरियल होगा वो क्या होगा? लोहा होगा। और वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो आयरन एंड स्टील यानी कि लौह इस्पात उद्योग से ही प्राप्त होगा। यानी कि एक छोटा सा कील भी लगानी है आपको, एक छोटा सा बोल्ट भी लगाना है, तो भी आप आयरन एंड स्टील कंपनी पर ही डिपेंड करते हो। इसीलिए इसमें पूंजी निवेश जो है वो सबसे ज्यादा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास ऑटोमोबाइल उद्योग, कपास उद्योग, जूता उद्योग या रबर उद्योग के लिए। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कपास उद्योग के लिए जो है कोयम्बटूर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा टेक्सटाइल, ठीक है, टेक्सटाइल और सूती मिल है। यानी कि जो कपास होता है उससे जो सूती कपड़े बनते हैं उसकी मिल्स जो है वो कोयम्बटूर में आपको देखने के लिए बड़ी मात्रा में मिल जाती हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? कर्नाटका, महाराष्ट्र, उड़ीसा या असम? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महाराष्ट्र। पूछ रहा है प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र कौन है, तो महाराष्ट्र जो है पूरे देश में सबसे अधिक सूती कपड़े की जो है सूती कपड़े का प्रोडक्शन करता है। वस्त्र जो है सूती कपड़े का प्रोडक्शन करता है। इसको भारत की कपास नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किसको? महाराष्ट्र को कपास नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास उगाया जाता है। यहाँ की जो काली मिट्टी है यानी कि महाराष्ट्र में जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है वो कपास की खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त मानी जाती है, जिससे उद्योग में आसानी होती है और कच्चा माल जो है वो आसानी से मिल जाता है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? जमशेदपुर, बर्नपुर, झरिया या दुर्गापुर? ठीक है, तो देखो जमशेदपुर जो है वो तो आयरन स्टील टाटा स्टील्स की कंपनी यहीं पर ही है। जो बर्नपुर है ये भी टाटा स्टील से संबंधित है, और दुर्गापुर भी। लेकिन कौन नहीं है? झरिया। झरिया जो है वो किसके लिए? कोयले के लिए, कोयले की प्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। झरिया जो क्षेत्र है वहां कोयला प्रोडक्शन होता है, ना कि स्टील प्रोडक्शन होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कोच्चि या जमशेदपुर? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। और जो है टाटा स्टील कंपनी जो है वो यहीं पर ही है,
ठीक है। इसका नाम जो है जो टाटा स्टील्स कंपनी के जो मालिक थे जमशेदजी टाटा, उनके नाम पर ही रखा गया है और इसको टाटा नगर के नाम से भी जानते, ठीक है, टाटा नगर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए, भारत का प्रसिद्ध स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे निम्नलिखित में से किस प्रमुख शहर को नहीं जोड़ता है? दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता या मुंबई? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हैदराबाद जो है इसको जो गोल्डन डायगोनल है या गोल्डन आप इसको बोल सकते हो क्वाड्रिलेटर, गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है इसमें क्वाड्रिलेटर, इसमें हैदराबाद जो है वो इंक्लूड नहीं है। इसमें बड़ी बड़ी जो सिटी है जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई जो है इंक्लूड है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? इनमें से आपको बताना है कि बंदरगाह कौन सा नेचुरल बंदरगाह नहीं है। ऑप्शन है आपके पास चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेन्नई। चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल हार्बर या आर्टिफिशियल जो है पोर्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? 1556, 1656, 1756 या 1856 किलोमीटर? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1856 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। किसकी? पूर्व समर्पित माल भाड़ा जो गलियारा है, यानी कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इसकी कुल लंबाई 1856 किलोमीटर है। इसका विस्तार जो है पंजाब के साहनेवाल यानी जो लुधियाना में स्थित है, लुधियाना लिख लेते हैं मोटा मोटा, लुधियाना से पश्चिम बंगाल के दानकुनी तक है। ठीक है, वेस्ट बंगाल के दानकुनी तक इसका विस्तार है। ठीक है, इसमें कवर किए जाने वाले जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। ठीक है, इसके अंतर्गत ये राज्य जो है कवर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें वित्त जो स्पॉन्सर किया है वो किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने इसमें पैसे लगाए हैं। ठीक है, ऐसे समझ लो कि वर्ल्ड बैंक ने जो है इसमें पैसे लगाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो कोयला, स्टील और जो अन्य वस्तु हैं उनका कुशल परिवहन जो है हो सके, यानी कि जो चीज ईस्ट में निर्मित होती है और वेस्ट में पहुंचानी है और वेस्ट में निर्मित होती है ईस्ट में पहुंचानी है, उनका लॉजिस्टिक जो है या माल ढुलाई जो है वो आसानी से हो सके और जल्द से जल्द जो है सामान इधर उधर पहुंच सके। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मारमू गांव बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन है आपके पास गुजरात, उड़ीसा, महाराष्ट्र या गोवा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोवा, जो कि जुआरी नदी पर स्थित है। ये मारमू गांव जो बंदरगाह है ये जुआरी नदी पर स्थित है। ठीक है, जुआरी नदी पर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास तूतीकोरनी बंदरगाह, पारादीप बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह या कांडला बंदरगाह। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर स्थित है? ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में स्थित है और इसका नाम भारत सरकार ने 2017 में बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया था। पहले इसका नाम कांडला बंदरगाह था, 2017 में इसको चेंज करके क्या कर दिया? दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रख दिया गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है? कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये बाकी जो बचे हुए 3 बंदरगाह हैं ये कौन से स्टेट में है और क्या ये बंदरगाह नेचुरल है या आर्टिफिशियल है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH27, NH44, NH48 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि NH44 जो है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यानी कि नेशनल हाईवे है, जिसकी लंबाई लगभग 3745 किलोमीटर है और इसका विस्तार कश्मीर से कन्याकुमारी तक है। ठीक है, कश्मीर से
कन्याकुमारी तक है। यह राजमार्ग लगभग 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करता है। ठीक है, पहले इसका नाम NH7 था, लेकिन बाद में इसका नाम बदल के NH44 रख दिया गया। चलिए, वह कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। सबसे लंबा तो मैंने बता दिया, सबसे छोटा आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं। ठीक है, पूर्वी पश्चिमी गलियारा मतलब ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से जुड़े दो सुदूर बिंदुओं के नाम आपको बताने हैं। ऑप्शन है आपके पास मुंबई और नागपुर, मुंबई और कोलकाता, सिलचर और पोरबंदर, या नागपुर और सिलीगुड़ी। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिलचर और पोरबंदर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके पास झारखंड, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र या मिजोरम। तो अगर आपको पता है कि पीर पंजाल क्या है तो आप आसानी से इसका आंसर लगा सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू कश्मीर जो है इसका सही आंसर है। पीर पंजाल जो है एक पर्वत श्रृंखला है, पर्वतमाला है। ठीक है, पीर पंजाल एक पर्वतमाला है और इस पे बना हुआ जो रेलवे सुरंग है, ये पीर पंजाल जो पर्वतमाला है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसमें जो रेलवे सुरंग बनी हुई है ये पीर पंजाल पर्वतमाला को बनिहाल से जोड़ती है। ठीक है, पीर पंजाल पर्वतमाला को बनिहाल सुरंग से जोड़ती है। बनिहाल, बनिहाल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। दूसरा, चौथा, पांचवा या छठा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि दूसरा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है। ऑप्शन है आपके पास रामेश्वरम, चेन्नई, मुंबई या विशाखापट्टनम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि मुंबई में जो है भारत का सबसे लंबा तटवर्ती पुल जो है स्थित है, जिसका नाम है अटल सेतु। अटल सेतु। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहवा शेवा अटल सेतु। ठीक है, इसमें जो है कौन कौन से क्षेत्रों को मतलब जोड़ा है इस पुल ने जोड़ा है। जो मुंबई के दक्षिण में स्थित सेवरी है, सेवरी नाम का एक क्षेत्र है, उसको जोड़ा है किससे, नवी मुंबई के नहवा सेवा से, नहवा सेवा से। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम भी इसी के आधार पर पड़ा है। ये लगभग 16.5 किलोमीटर जो है 21.8 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र के ऊपर आता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। गोदावरी सेतु, विक्रमशिला सेतु या महात्मा गांधी सेतु या नेहरू सेतु। एक बार और पढ़ लेते हैं। भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है। गोदावरी सेतु, विक्रमशिला सेतु, नेहरू सेतु या महात्मा गांधी सेतु। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर महात्मा गांधी सेतु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही हो जाता है। गंगा नदी पर बना हुआ यह पुल अभी तक का भारत का सबसे लंबा नदी पुल रहा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो कि नई दिल्ली और आगरा के बीच चलती है। इसकी स्पीड आपको बतानी है कितनी होती है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, 130 किलोमीटर प्रति घंटा या 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये दौड़ती है, जो कि दिल्ली से आगरा जिसकी जो दूरी है 188 किलोमीटर की दूरी है, मात्र 100 मिनट में पूरी कर लेती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है। ऑप्शन है आपके पास 12, 8, 16 या 21। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 16। श्री रामायण एक्सप्रेस जो है वो IRTC द्वारा संचालित एक ट्रेन है, जिसमें कुल मिलाकर यात्रा की अवधि होती है 17 दिन और 16 रातें। ठीक है, 16 रातें, लेकिन इसमें 17 कहीं ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो आप 16 ही लगाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई। रूस, दक्षिण कोरिया, फ्रांस या USA। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दक्षिण कोरिया। दिल्ली मेट्रो को अपनी सबसे पहली ड्राइवर लेस जो मेट्रो है वो दक्षिण कोरिया से प्राप्त हुई थी।
ठीक है, तो ये आज की सीरीज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्विज थोड़ा भी अच्छा लगा या आपको लगा कि आपके काम का है, तो आप इसे शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर करेंगे, क्योंकि आपको अपने दोस्तों की भी हेल्प करनी है उनका एग्जाम क्लियर करने में। ठीक है, तो अगर आपको ये क्वेश्चन आसान लगे हैं तो आपको फील हुआ होगा कि आपका कॉन्फिडेंस अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना है कि हमको एग्जाम में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। क्वेश्चन को अगर समझ में नहीं आता तो 2 बार पढ़ना है और बिल्कुल भी हाइपर नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में वही जीतता है जो अपने पेशेंस से अपने कॉन्सेप्ट को एक साथ लेकर चलता है। ठीक है, तो चलिए कल फिर मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ और अपनी प्रैक्टिस को ऐसे ही जारी रखेंगे कल को भी। थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे पे।